वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नीड्स, कवरेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ECCE। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन से लेकर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए बिना देरी किए से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का हम अभी अर्थ जानने वाले हैं। तो बाल्यावस्था कौतूहल की अवस्था है, एक ऐसा समय जब संसार ताजगी भर लगता है और हर घटना रोचक लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। फर्श पर रेंगती चींटियां हो, चाहे दीवार से कूदती बिल्ली हो, ये सब कुछ एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही मन को हरने वाला होता है। बच्चा डिपेंडेंट होता है और अपने आसपास की चीज़ों और लोगों में व्यापक रुचि लिए हुए पैदा होता है, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे जो हैं बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। आपने वो वाली एडवर्टीज़मेंट भी देखी होगी कि मम्मा फरवरी में सिर्फ 80 डेज़ की होते हैं। तो इसी टाइम पर बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फोटो होते हैं। यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि परिवार बच्चों का परिपोषण सावधानीपूर्वक करे, ताकि वे माता पिता और अन्य लोगों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध स्थापित कर सके। ठीक है, इमोशनल रिलेशंस जो है स्थापित कर पाए और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से एक स्वस्थ प्राणी भी बन सके, हेल्दी पर्सन भी बन सके। पिछले 8 दशकों में पूरे विश्व में बाल विकास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक खोज हुए हैं। विभिन्न अध्ययनों से निकले निष्कर्षों से एक स्पष्ट तथ्य उभर कर सामने आया है कि ये तथ्य है, बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के बौद्धिक स्तर यानी कि इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर में तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो सामने देखता है वही अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, जीवन के आरंभिक 6 वर्ष विकास की निर्णायक अवधि है। चूँकि विकास तीव्र गति से हो रहा होता है, अतः पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब की अनुकूल स्थितियाँ विकास को प्रोत्साहित करती हैं। क्योंकि जो फैक्टर्स हैं विकास को करने वाले, अगर वो विकास के अनुकूल हुई तो विकास में ये सहायक होगी, अगर इसी के विपरीत हुई, प्रतिकूल हुई, तो ये बाधा डालने का काम करती हैं, जिससे विकास डिले हो सकता है। ठीक है, बच्चे का विकास भ्रूण अवस्था से ही आरंभ हो जाता है। भ्रूण अवस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था में वृद्धि की गति तीव्र होती है। पूर्व स्कूल शिक्षा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिसमें गर्भावस्था से जन्म तक, फिर जन्म से 2.5 से 4 और 4 से 6 तक की शिक्षा होती है। ठीक है, पहली जो 2 अवस्थाएं हैं उसमें माता और बालक दोनों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा काल है, क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो गर्भावस्था में है। ठीक है, माता के गर्भ में है, इसलिए माता को भी शिक्षा देनी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, दोनों ही जो डिवाइड करे हुए हैं उसमें। ठीक है, अतः माता और बच्चे के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जो है अधिक बल दिया जाता है। अब जो दूसरी अवस्थाएं हैं 2.5 से 4 और 4 से 6, दूसरी जो अवस्था के दौरान पूर्व स्कूल का कार्य बच्चों को दैनिक और साधारण घटना की गतिविधियों में लगाए रखना है। जो भी दिन की और आम जो घटनाएं होती हैं उस एक्टिविटीज़ को बच्चों में लगाना होता है, जिससे कि उनका समुचित विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, राष्ट्रीय नीति 1986 में ने नवजात बालक 0 से 6 यानी कि बर्थ से 6 वर्ष के संपूर्ण विकास पर मुख्य रूप से बल दिया है। ठीक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उन पर संपूर्ण विकास पर उन पर बल दिया हुआ है। इस पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा की भूमिका निम्न संदर्भ में भी देखी गई है, जिसमें बालकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, बच्चे जब नर्सरी में जाएंगे तो उससे पहले जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, ताकि वो नर्सरी में एक अच्छा बच्चा बन सके, उसके लिए तैयार करना। शिक्षा के सार्वजनिक रूप में लड़कियों के लिए सहायक सेवा के रूप में कार्य करना और निम्न वर्ग में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी सहायक सेवा के रूप में कार्य करना है। पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा की समन्वय पद्धति होने के कारण यह बच्चे के संपूर्ण विकास पर बल देती है। इसका मुख्य तत्व स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण के साथ साथ खेल पद्धति, खेल उपकरण एवं ऐसे अधिगम अनुभवों को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ECCE को ही देखें तो अर्ली चाइल्डहुड बाल्यावस्था के बच्चे, ठीक है, जिसमें केयर एंड एजुकेशन देखभाल और
पोषण, साथ में शिक्षा के साथ साथ खेल पद्धति और खेल उपकरण, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं खेल में, और ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा देती है जो कि बालक के शारीरिक, ठीक है, फिजिकल, मोटर, सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, ठीक है, इमोशनल और नेचुरल एस्थेटिक के विकास को बढ़ावा देती है। इसका संपूर्ण प्रयास बालक को एक प्राकृतिक, आनंददायक एवं मनोरंजक पर्यावरण प्रदान करना है, जहां बच्चों को ऐसा ना लगे कि यहाँ हम स्कूल में आए हैं, बच्चों को ऐसा फील है जैसे वो घर में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि बच्चे के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं एज यूजुअल, ठीक है। पूर्व प्राथमिक स्कूल। अब पूर्व प्राथमिक स्कूल क्या होता है? ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे शिक्षा पाते हैं, जिन्हें प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। प्रायः इस संस्था में प्रवेश की आयु 2.5 से 3 होती है। इसके मुख्य उद्देश्य शिशु की स्वस्थ, सुसंग, ठीक है, मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चे को स्वस्थ रखना और सुसंग रखना, ठीक है, तथा परिष्कृत वातावरण में रखकर उनका जो डेवलपमेंट है उनको भी उन्नत करना है। पढ़ना पढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट पर देखा जाता है, और साथ साथ इसमें खेल, विश्राम, स्वच्छ आदतें डालना, सामूहिक रूप से रहने की प्रधानता इसमें रहती है, ठीक है। नर्सरी स्कूल एक प्रकार से बच्चे का संसार है, जहाँ वह अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति, जो भी क्रिएटिव प्रवृत्ति हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जो भी बच्चा क्रिएटिव है उसको अपना एक्सप्रेस कर सके, उसमें में ये स्कूल बनाया गया है। तो भारत में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है: शिशु मंदिर, नर्सरी, किंडरगार्टन, पूर्व बेसिक या गार्टन स्कूल, ठीक है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, आप खुद देख लेना इसे। बालवाड़ी, फूलवाड़ी भी कहते हैं। इसकी संज्ञा किंडरगार्टन से भी दी जाती है, ठीक है, किंडरगार्टन जहाँ छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संस्था है, इसमें बालकों को खेलने कूदने की व्यवस्था की जाती है। शहरी क्षेत्र में किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें बालवाड़ी के रूप में कहा गया है। केंद्रीय समाज कल्याण और बोर्ड और सामूहिक विकास परिषद ने लगभग 20,000 बालवाड़ियाँ खोली हैं, जिनमें 12 लाख बच्चे शिक्षा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सरकारों का ब्यौरा है, मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसे। क्रैच, शिशु सदन, शिशु गृह जहाँ ये कहलाते हैं। क्रैच फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पालना, ठीक है। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं पालन पोषण की यहाँ व्यवस्था की जाती है। आप सबने देखा होगा, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको क्रैच में डाला जाता है, क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को संभालने में असमर्थ या कहीं तो बिज़ी होती हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, इसलिए वो क्रैच में भेजती हैं ताकि उनका अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता, ठीक है। तो 1964-66 के शिक्षा आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन विशेषकर ऐसे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है जिनके घर का वातावरण बिल्कुल ही अनसेटिस्फाई है, ठीक है, या सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। 1961 की मैसूर राज्य की पूर्व प्राथमिक शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमारा निश्चित विचार है कि हमें अपने वर्तमान प्रेजेंट विकास के लिए शीघ्र ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास का आयोजन करना चाहिए। इस विकास की आवश्यकता निम्न प्रकार से बताई, जैसे अधिकांश घरों में शिक्षा के वातावरण का अभाव, क्योंकि जो घर में जो मेंबर्स रहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, तो या फिर टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ लेते हैं एक बार। साधारणतः लोगों का विचार है कि वर्तमान शिक्षा के पिछड़े होने के कारण अधिकांश घरों में शिक्षा के वातावरण का अभाव है। विशेष रूप से गाँव में रहने वालों की दशा तो बहुत ही खराब है, अतः इस दिशा में सुधार के लिए कुछ न कुछ आवश्यक करना होगा। गणतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का समान अधिकार मूल आवश्यकता है। जिस प्रकार इसकी व्यवस्था अमेरिकी राज्य में है, उसी प्रकार हमारे गणतंत्र में भी होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास से गाँव और नगर में रहने वाले निर्धन और धनी लोगों के बीच में बच्चों में पाया जाने वाला जो अंतर है अवश्य कम हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा का जो अभाव है घर में वो है, ठीक है। यहाँ आपको रीजंस लिखने हैं कि क्यों नीड है। बालक के शारीरिक विकास की आवश्यकता, ठीक है, आप इसके एक्सप्लेनेशन खुद देखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए प्री
प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें मोटर, ठीक है, स्थूल और हाँ, ठीक है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो दोनों विकास ही क्यों ना हो, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का विकास और छोटी मांसपेशियों का विकास शामिल होता है, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर अच्छा प्रभाव, ठीक है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अगर बच्चों को दी जाती है तो प्राथमिक शिक्षा में जब बच्चे ग्रहण करते हैं तो उसमें बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो पहले से ही इतना विकसित हो सकता है और उस पर इफ़ेक्टिव भी रहेगा, ठीक है, और बच्चों को जल्दी ग्रहण करने की क्षमता भी उनमें मिलेगी। बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की देखभाल। यह सर्वविदित है कि बालकों के विकास में 3 से 6 वर्ष तक की आयु महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसी आयु में भावी नागरिक के गुणों का बीजारोपण यानी कि बीज बोया जाता है। इस अवधि में ही बालकों के भावी जीवन में आने वाली जो अक्षमताएं हैं और दोषों को निश्चित वातावरण द्वारा रोका जा सकता है, जो भी हम विकास के लिए या फिर मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो वो अक्षमताएं होती हैं या दोष होते हैं उनको हम रोक सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बालकों के ऊपर प्रतिबंध या रोक लगाई जाए। बालक का विकास उचित वातावरण के बिना नहीं होता है। बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट हम कर सकें, ठीक है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ये सारे डेवलपमेंट आए, ठीक है। अतः बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को देखते हुए सोच विचार कर उचित वातावरण बनाया जाए। इस प्रकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही संयुक्त परिवार प्रथा के अभाव की पूर्ति, ठीक है, जैसे धीरे धीरे जो है जॉइंट फैमिली जो है कम होती जा रही है, तो वो जो अभाव है, जो कमी है, उसको वो पूरा कर सकती है, क्योंकि समूह में रहने की वो आदत बनाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। वर्तमान की शिक्षा में अवहेलना। आज तक वर्तमान की शिक्षा क्षेत्र में अवहेलना की गई है, ठीक है। बड़े दुख की बात है कि हम बालक की उन भावनाओं का दमन करते हैं जिनका उनके सारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम नहीं सोचते कि दमन में कितने दोष हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में अनेक दोष आ जाते हैं और वे एक दोषपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही साथ हम यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा काल के दोष बालक के भावी जीवन के दोष का कारण बनते हैं। बालक के कुछ चारित्रिक गुण होते हैं, ठीक है, उन आवश्यक तथ्यों को मालूम करना और उनका विकास करना बहुत आवश्यक है, जिनसे वह अपने वातावरण का उचित प्रयोग कर अपने वयस्क जीवन सफल बना सके। बालक के समुचित विकास के लिए उनकी रुचि अनुसार पालन करना चाहिए, आवश्यक है। अतः बालक शिक्षा समाज की महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है। तो यहाँ जो शिक्षा है उसकी अवहेलना जो की जाती है, जैसे रटना पद्धति बहुत अपनाई जाती है, ठीक है। बच्चों को शुरू से ही लर्निंग बाय डूइंग में विश्वास नहीं रखते, ठीक है, वहाँ सिर्फ लेक्चर मोड होते हैं, तो ऐसी जो शिक्षा है उसकी अवहेलना ये करता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था तथा स्त्रियों का काम पर जाना। तो जो अर्थव्यवस्था है और स्त्रियों के काम पर जाने के कारण जो है बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार नहीं हो पाते, तो ये इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी के उद्देश्य। अब जो नर्सरी है उसके उद्देश्य क्या हैं उस पर चर्चा डालते हैं। मिस ग्रेन ओवन के मत अनुसार उनके व्यू में नर्सरी स्कूल के 6 उद्देश्य हैं, जैसे बालक के विकास के लिए धूप, रोशनी, खुला स्थान और स्वच्छ वायु तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं जिसमें धूप भी आए, रोशनी भी हो, खुला स्थान भी हो, स्वच्छ वायु भी हो, स्वच्छ वातावरण भी उपलब्ध हो, ठीक है। रोगों की रोकथाम और स्वस्थ, सुंदर और नियमित जीवन की व्यवस्था करना, ठीक है, उद्देश्य हैं ये। बालकों की पर्याप्त अच्छी आदतों का विकास करने में सहयोग देना, कल्पना शक्ति, कला और अन्य रुचि के विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना, सामाजिक जीवन का एक छोटा सा ऐसा रूप प्रदान करना जिसमें विभिन्न आयु वाले बालक परस्पर काम करते हैं और खेलते हैं। साथ ही साथ वास्तविक जीवन का घर से समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव थे कि नर्सरी स्कूल में का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये सारी
6 पॉइंट होने ज़रूरी हैं, है ना? आपको भी लगता होगा। इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा समाज बनाना है जिसमें वे अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सके। प्रतिद्वंद्विता के अपेक्षा सहयोग पर बल देना, यानी कि कंपटीशन के स्थान पर जो है कोऑर्डिनेशन पर फोकस देना। स्वतः प्रवर्तित क्रियाओं से भावनात्मक विकास होता है। इसमें बच्चे के मन में कार्य के प्रति आदर और प्रेम भाव बनता है, जिसमें वह कार्य को खेल कर समझता है, लर्निंग थ्रू प्ले, और खेल में कार्य करता है। ठीक है। नर्सरी और नर्सरी स्कूल देश के भावी नागरिकों के लिए उत्तम स्थान है, जहाँ वे सामाजिक वातावरण में खपने का सही ढंग सीख लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि क्यों ज़रूरी था, है ना? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहले चर्चा कर रहे थे, जैसे स्वस्थ आदतें डालना। ठीक है। बच्चे में अच्छी आदतें डालेंगी तो तभी वो अच्छे से विकास कर पाएगा, या फिर बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाएगा। ठीक है। अच्छी आदतों में जैसे पोशाक पहनना, नहाने धोने की आदतें, जो खाना सफाई होती है, ये सारी पैदा करना। ठीक है। वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। ठीक है। जैसे अभिवृत्तियाँ और शिष्टाचार विकसित करना, डिसिप्लिन जो है उसमें आएगा। स्वच्छ सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जो हेल्दी टीम वर्क होता है उसको एनकरेज करना, जिससे बच्चा दूसरों के अधिकारों और विशेष अधिकारों के प्रति सजग रह सके, एक्टिव रहे। ठीक है। अनुभूतियों और संवेगों के विकास के लिए मार्गदर्शन। बच्चे की जो अपनी अनुभूतियाँ और संवेगों को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने, समझने, मारने या और नियंत्रित करने के मार्गदर्शन देकर संवेगों के मामले में क्षमता को विकसित करना। ठीक है। तो जो संवेग हैं उसको, उनके लिए मार्गदर्शन देना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है सिचुएशन पर अपना काबू रख सके। सौंदर्य बोध को जगाना। ठीक है। नेचुरल जो एस्थेटिक होते हैं उनको जगाना। आपस की दुनिया समझने में मदद करना। परिवेश के बारे में बौद्धिक जिज्ञासा की शुरुआत को प्रेरित करना और आसपास की उसकी दुनिया को समझने में उनकी मदद करना। खोज पड़ताल और प्रयोग के अवसर के जरिए नई अभिरुचियाँ पल्लवित करना। जैसे पल्लवित होता है उगाना। ठीक है। तो उनको भी अपने अंदर लाना। 6 है हमारा आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन। ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है इसमें एनकरेज करना, जिसमें जो है बच्चे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा उठे और सवाल पूछे तो उसको बैठाना नहीं, दोबारा उसको एनकरेज करना कि हाँ बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है। ठीक है। और सृजनशीलता, क्रिएटिवनेस को भी प्रोत्साहित करना। अब भाषा का विकास भी करना। ठीक है। शुद्ध और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने की योग्यता को विकसित करना। ठीक है। जो तोतलापन होता है उसकी बजाय शुद्ध हो और स्पष्ट हो। ठीक है। शारीरिक विकास तथा निपुणता। बच्चे में अच्छा शरीर गठन करना, पर्याप्त मांसपेशीय समन्वय, जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है वो, बुनियादी अंग चलान में निपुणता, मतलब डिसेबिलिटी ना आए। ठीक है। और जो शरीर है वो सुचारू रूप से काम करे। ठीक है। अब नर्सरी के लाभ क्या क्या हैं? जैसे खुली हवा में शिक्षा प्राप्त करके छात्र शारीरिक दृष्टि से लाभ उठाते हैं। ठीक है। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। स्वच्छ आदतें बनती हैं। 3 आनंददायक गतिविधियाँ, लोक नृत्यों और स्वच्छंद क्रियाकलापों द्वारा बच्चों का तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है। और उत्साहवर्धक वातावरण उन्हें प्राप्त होता है। रचनात्मक गतिविधियों में शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अवसर मिलता है। आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की आदतों का भी विकास होता है। माता पर अनावश्यक निर्भरता से भी वो मुक्त होता है, जिसमें ज़रूरी नहीं होता, जैसे अपने आप कुछ काम करना, कॉम्ब करना, शर्ट पहनना, बटन लगाना, शूज़ के शूलेसिस बांधना, टाई करना। ठीक है। तो वो सब जो है निर्भर ना हो किसी दूसरे पर या माता पर, वो अपने आप से कर ले। ठीक है। बालकों को सहयोग और मिलजुल कर रहने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। टीम वर्क में रहने की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्डअप होती है। बालक सामाजिक जीवन के आदान प्रदान की आदतों को सीखता है। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बालकों को अपनी रचनात्मक, विध्वंसात्मक आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्रिएटिवनेस का भी उनमें विकास हो जाता है, वो भी अवसर मिलते हैं। एक शिक्षाविद के कुछ
शब्दों में नर्सरी शिक्षा के लाभ इस प्रकार बताए हुए हैं, जैसे खुला हवादान भवन, सुंदर बगीचे, कम खर्च वाले शिक्षाप्रद खिलौने, ठीक है, और पर्याप्त खेल सामग्री हो, सादा संतुलित और स्वास्थ्यप्रद भोजन हो। नर्सरी स्कूल का अनुशासित दैनिक कार्य, रुचिपूर्ण और विविध गतिविधियाँ तथा अनुभव, ये सब छोटे बच्चे के हृदय को आकृष्ट किए रहते हैं और साथ साथ ये उसे तीव्र आनंद देते हैं, उसे शिक्षा भी देते हैं और उसे आवश्यक रूप से सामाजिक बनने की और व्यक्तिगत सुधार में भी उनकी शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब जो पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षण विधि है, शिक्षण पद्धति है, वो क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई नई संकल्पना नहीं है, अपितु उनके अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक शोध किए हैं और इसके बारे में भी एक ही मत दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 R's द्वारा ना होकर 3 H द्वारा दी जानी चाहिए। तो 3 R's क्या होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उनके द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पूर्ववर्तक चाहे भारतीय हो या जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पश्चिम के मारिया मोंटेसरी हो, फ्रॉइबल हो, जॉन ड्यूवी हो, उन्होंने सभी ने एक ही शिक्षण पद्धति क्रियात्मक एवं खेल विधि को ही उपयुक्त विधि माना और निम्नलिखित क्रियाओं का शिक्षा का उचित साधन माना, जैसे खेल खेल में शिक्षा हो। ठीक है, आप सबने मेरी वो वीडियोस देखी होंगी, मारिया मोंटेसरी फिलोसफर्स वाली, तो नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। खेल खेल में शिक्षा हो, शिक्षा प्रकृति की गोद में हो। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला खेल खेल में शिक्षा, ये सभी ने बोला। मुक्त वार्तालाप हो, ठीक है, फ्री कन्वर्सेशंस हो, कहानी सुनाना होना चाहिए। ठीक है, जैसे गिजू भाई ने बोला था नाट्य रूपांतरण होना चाहिए। ठीक है, नाटक करना भी आना चाहिए, ये सब उसने बोला था गिजू भाई ने। कठपुतली नाच, चित्रकला, छापना, ठीक है, ये सारे जो हैं गिजू भाई के हैं। फाड़ना, काटना और चिपकाना, कोलाज निर्माण, जिसमें ज़्यादा खर्चीले उपकरण ना होके आसपास के चीज़ों का यूज़ होता है। मिट्टी का काम किया जाए, कागज़ मोड़ना, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक जीवन व्यतीत करने की व्यवहारिक क्रियाएं, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, ये मारिया मोंटेसरी में भी है, सब में है ना। आउटडोर खेल क्रियाएं हों, जैसे व्यक्ति एवं सामूहिक हो, दोनों हो, इंडिविजुअल भी हो और टीम वर्क में भी हो। भ्रमण आयोजित करना। ठीक है, अब जो तीन H है वो क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा में 3 H, हेड, हैंड और हार्ट अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। यदि 3 H द्वारा शिक्षा दी जाएगी तो 3 R रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्वयं ही आ जाएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए इस अवस्था की शिक्षा विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक को स्वयं करके सीखने को अभिप्रेरित करे और शिक्षा के प्रति रुचि उनकी जागृत भी कर सके। ठीक है, अब जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से संबंध क्या क्या है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा से सीधा संबंध है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को की सीखने की क्षमता उनके पूर्व में अनुभवों से प्रभावित होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ एवं आकर्षक बनाने का आधार है। ठीक है, बेस तैयार करता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा उसमें और डीप हो जाता है। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मानसिक तत्परता, रेडीनेस टू लर्न, ठीक है, उत्पन्न करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चे के लिए आनंददायक है और जिससे कि उसमें याद करने के लिए, अधिगम के लिए, ठीक है, याद करने की इच्छा को या याद करने की इच्छा उत्पन्न हो। यह तभी सफल हो सकेगा जबकि बच्चे के लिए सीखना एक ऐसा अनुभव है जो कि बालक बार बार अनुभव करना चाहे। यह सीखने की इच्छा बच्चे में तभी विकसित होगी जब उसकी मूल प्रवृत्तियों को दबाया ना जाए और खोज की प्रवृत्तियों को विकसित किया जाए। ठीक है, यदि बच्चों के पूर्व विद्यालय में
भव आरामदायक व अच्छे हो तो वह प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित होंगे। ठीक है। पूर्व विद्यालय शिक्षा लड़कियों के लिए उन क्षेत्रों में विशेषकर लाभप्रद है जहाँ पर कि लड़कियों को पढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते और उन्हें घर पर छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए रोक लिया जाता है। ऐसे में आंगनवाड़ियों की स्थापना लड़कियों को इस काम से मुक्त करके पूर्व विद्यालय शिक्षा को ग्रहण करने में सहायता करती है। इस प्रकार से ये हमारे जीवन से वंचित वर्ग विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा हमें न केवल अपने अधिकारों का ज्ञान होता है अपितु करना भी सिखाते हैं, यानी कि इन अधिकारों को कहाँ पर अप्लाई करना है वो भी ये शिक्षा हमें सिखाती है। इस प्रकार से लड़कियों की शिक्षा प्राथमिक स्तर पर भी जारी रहती है। ठीक है। पूर्व विद्यालय शिक्षा इस प्रकार से बालक के आधार शिक्षा है के लिए आधार शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, जो कि उनमें मानसिक तत्परता, विकासात्मक योग्यता, भाव की पूर्ति व सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अवसर प्रदान करती है। प्राथमिक विद्यालय में भी बालक को बाल केंद्रित उपागम, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच दिए जाने पर बल है। इस प्रकार से पूर्व विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में समानता होने पर बालक में सीखने की में रुचि ज़्यादा रहती है। हमारे देश के अधिकांश ECE कार्यक्रम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कार्यक्रमों में शिक्षा का घटक या तो बहुत निम्न कोटि का होता है या औपचारिक शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। जो फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें 3 आवर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है और या फिर लो क्वालिटी की होती है। ठीक है। तो शिक्षा प्रदान का मूल उद्देश्य पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाना है, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, ठीक है, पर केंद्रित रहता है। परिवार के सदस्यों व प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यकर्ताओं को छोटे बच्चों के लिए खेल के का महत्व और शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा अवश्य ही खेल के माध्यम से प्लेवे मेथड के जरिए होने चाहिए और एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हो। तो शिक्षण पद्धति कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, व्यक्तित्व गुणों का विकास करे, ठीक है, पर्सनैलिटी के गुणों का विकास करे, शिक्षा का माध्यम खेल यानी कि खेल से शिक्षा सिखाई जाए, ठीक है, शिक्षण सरल से कठिन होना चाहिए यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल पर बेस होनी चाहिए जो भी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, अध्यापक मार्गदर्शक की भांति हो यानी कि बच्चा अगर कहीं रुके तो अध्यापक वहाँ उसकी हेल्प कर सकता है लेकिन शुरू से उसको खुद करना पड़ेगा। सेकंड है छात्रों को मुक्त गतिविधियों, कहानियाँ एवं कविताओं को सुनने के अवसर दें, ठीक है, यानी कि उन्हें कहानियाँ और कविताएं भी सुनाएं, अनुकूल वातावरण का निर्माण करें, ठीक है, जो उनके डेवलपमेंट में सहायक है उस वातावरण को बनाएं। पाठ्यक्रम शिल्पकला एवं गतिविधि पर आधारित हो, जो भी करिकुलम हो वो शिल्पकला से हो और गतिविधि पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। अब शिक्षा के जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है और एक नॉन फॉर्मल है। ठीक है। औपचारिक वाले में क्या आता है? ये ऐसी शिक्षा है जो विद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा की भांति है जिसमें 3 आर्ट्स सिखाए जाते हैं। ठीक है। पूर्णकालिक और संस्थागत ना हो। ठीक है। तो नॉन फॉर्मल जो शिक्षा है ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो विद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा की भांति बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ना तो इसमें इंस्टीट्यूशन की भांति होता है, ठीक है, कि एक कमरे में बैठकर पढ़ो, और पूर्णकालिक थोड़े से टाइम के लिए होती है ना, तो पूरे टाइम के जैसे 6 घंटे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे नहीं होती है। यह विद्यालय छोड़ जाने वाले या बिल्कुल ना जाने वाले बालकों के लिए उनकी आवश्यकताओं और पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है। इसमें पर्यावरण और दोनों बच्चों के लिए, जो छोड़ जाने वाले और बिल्कुल ना जाने वाले जो बच्चे हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और पर्यावरण के अनुकूल उसमें शिक्षा व्यवस्था होती है और उन्हें अपने कार्य प्रणाली, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को ऊंचा उठाने तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को समझने में सहायता देना होता है। इसकी व्यवस्था प्रमुखतः 3 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाती है। सबसे पहले है 6 से 11, फिर 15 से 25 और तीसरा प्रौढ़ों के लिए। ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे।
अब बारी है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर की। तो औपचारिक शिक्षा नियंत्रित वातावरण में दी जाती है, ठीक है। एक फॉर्मल एजुकेशन एक नियंत्रित वातावरण होता है जिसमें जो एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हीं को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो अनियंत्रित वातावरण में होती है। तो कैसा भी वातावरण हो सकता है जिसमें पत्ते झड़ रहे हैं, पेड़ के नीचे हो सकती है, ठीक है। सेकंड है औपचारिक शिक्षा पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार होती है, यानी कि यहाँ पर एक पूरा सा टाइम टेबल बना दिया जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होती है, आकस्मिक होती है, कोई भी लेसन कभी भी पढ़ा सकते हैं, है ना। थर्ड है हमारा औपचारिक शिक्षा के साधन हैं स्कूल, पुस्तकालय। तो इसमें अलग अलग रूम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज हैं। लेकिन उसमें अनौपचारिक के जो साधन होते हैं वो परिवार होता है, धर्म होता है, समुदाय होता है, राज्य होता है और खेल के मैदान होते हैं, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है, आर्टिफिशियल होती है, ये स्वाभाविक, प्रैक्टिकल और नेचुरल होती है। शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक निश्चित रहते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं। फिफ्थ में व्यक्ति के से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है चाहे वो वही शिक्षक कहला जाता है इसमें। सिक्स्थ जो है औपचारिक शिक्षा निश्चित समय में समाप्त हो जाती है, जैसे 12th तक, है ना। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत तक चल जाती है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम, करिकुलम, समय, विभाग चक्र आदि निश्चित होते हैं। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। 8th जो है औपचारिक शिक्षा की समाप्ति पर परीक्षा होती है, ठीक है, जैसे सेम 1, सेम 2। लेकिन इसमें ये जो शिक्षा है वो अनुभव से प्राप्त होती है, ठीक है। अब 9th जो है परीक्षा की सफलता पूर्वक समाप्ति पर उपाधि या सर्टिफिकेट जो हमें रिपोर्ट कार्ड भी मिलता है, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता, है ना। अब इसमें अंतर क्या क्या है, और अंतर है औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन, ठीक है। ये साधन बालक के सामने नियंत्रित वातावरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि अनौपचारिक में क्या होता है, बालक के समक्ष अनियंत्रित वातावरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सेकंड है इन साधनों की योजना पूर्व निश्चित होती है, यानी कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले से प्री प्लान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें और अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता। ये थर्ड जो है फॉर्मल में ये साधन साधारणतः शिक्षा के संकुचित उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, इन साधनों के कोई पूर्व उद्देश्य निश्चित नहीं होता है। फोर्थ है ये साधन प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से शिक्षा देते हैं, लेकिन ये जो है अनौपचारिक जो है इनडायरेक्ट रूप से देते हैं। फिफ्थ है इन साधनों के कार्य करने का स्थान तथा समय निश्चित होता है, ठीक है। जब साधन यूज़ करेंगे तो या फिर कार्य करना है तो इन साधनों का, तो इनका जहाँ जिस क्षेत्र में इस्तेमाल करना है वहाँ भी हो सकते हैं और टाइम भी इसका निश्चित होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, साधनों का कार्य करने का कोई स्थान या समय निश्चित इसमें नहीं होता है, ठीक है। सिक्स्थ है औपचारिक साधनों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति यानी कि ट्रेंड व्यक्ति जो है निश्चित नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेवन्थ है साधनों का पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं और समय चक्र जो होते हैं, विभाग सब पूर्व निश्चित होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी बंधन नहीं होता है। एट्थ जो है ये साधन अनुशासन पर विशेष बल देते हैं और यहाँ अनुशासन के स्थान पर स्वतंत्रता को बल देते हैं, ठीक है। नाइन्थ है ये साधन शिक्षा को एक निश्चित समय पर में समाप्त कर देते हैं और जबकि ये जीवन पर्यंत तो चलते हैं, हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ा, ठीक है। 10th जो है शिक्षा समाप्ति के पश्चात ये साधन परीक्षा लेते हैं, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती। 11th के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रमाण पत्र ये सब दिए जाते हैं, लेकिन उसमें नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन साधनों द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है, ठीक है। जो व्यवस्था होती है पूरी तरीके से प्लान होती है और अच्छे से व्यवस्थित की जाती है, लेकिन इसमें अव्यवस्थित होती है, मैनेज्ड ढंग से वो इसमें नहीं होती। औपचारिक साधन इस प्रकार है स्कूल, धर्म, म्यूज़िक, वाचन,
वाचनालय, पुस्तकालय, व्यवस्थित मनोरंजन केंद्र, टेलीविज़न, ढंग से शिक्षा देना, व्यवस्थित ढंग से शिक्षा देने पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इनफॉर्मल में। ठीक है, तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।